हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और आज हम एपिसोड 19 की शुरुआत करेंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 19 की। जैसा कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया कि 1939 का पीरियड जो है वो काफी क्रूशियल पीरियड है। इसमें वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत होती है और एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को बिना इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स से पूछताछ किए, बिना उनसे किसी तरह का विचार विमर्श किए इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में घसीटने की कोशिश करती है। लेकिन कांग्रेस जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने दो ऑफर रखती है कि या तो आज की आज हमें आजाद कर दिया जाए, हम लोग आजाद भारत के तौर पर ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने पर ब्रिटिश अथॉरिटीज ही भारत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ तैयार करने में हेल्प करेंगी, जो कि आजाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा। लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज ने यहाँ पे वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथ को जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और इसी वजह से कांग्रेस ने सातों जो प्रोविंसेस थी जहां पर उनकी सत्ता थी 1937 के इलेक्शंस के बाद, वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक तरीके से इंडिया का सपोर्ट इस वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने थोड़ा बहुत इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएट करने की भी बहुत कोशिश की, और इसी के चलते यहाँ पर 1940 में अगस्त ऑफर भी आया। अगस्त ऑफर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये ब्रिटिश अथॉरिटीज की तरफ से इंडियंस को एक तरीके का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पे ये कहा गया कि भारत जो है उसको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ना कि पूर्ण स्वराज। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी अ रिपब्लिकन कंट्री। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो इंडिया का होगा वो ब्रिटिश क्राउन ही होगा, और बाकी का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको इंडियनाइज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे वाइसरॉय जो है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में भी बात हुई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसकी मेंबरशिप को बढ़ाया जाएगा और उसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस होंगे। वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार की जाएगी जिसमें मेनली इंडियंस होंगे, और एक तरीके से वो यहाँ पर भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के लिए तभी अडॉप्ट किया जाएगा जब यहाँ पे सारे के सारे भारत के अलग अलग माइनॉरिटी सेक्शंस उसको अप्रूव कर देंगे। तो ये अगस्त ऑफर था जो कि 1940 में अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों के लिए आया। लेकिन कांग्रेस इसको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देती क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस का पॉइंट था, और कांग्रेस बहुत लंबे समय से 1929 के लाहौर सेशन से ही पूर्ण स्वराज के लिए फाइट कर रही थी। और यहाँ मुस्लिम लीग जो है वो भी इस पर्टिकुलर ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि समझने लायक है वो ये है कि मुस्लिम लीग हर उस ऑफर को रिजेक्ट करेगी जिसमें पाकिस्तान की मांग को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया होगा। यानी कि वो पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट को हर प्रपोजल में एक्सप्लिसिट मैनर में देखना चाहते हैं। अदरवाइज हर ऑफर ब्रिटिशर्स की तरफ से जो भी आएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और ये अगस्त ऑफर भी कुछ इसी प्रकार से रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो टसल ऑब्वियसली ब्रिटिश अथॉरिटीज के बीच में और इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच में है वो बरकरार रहेगा। एंड इसी दौरान वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहाँ पे गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिविजुअल सत्याग्रह वर्ल्ड वॉर टू के खिलाफ हो रहा है। इंडिविजुअल सत्याग्रह आखिर है क्या? जब भी हमने सत्याग्रह डिस्कस किया हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में, तो हमने यही देखा कि लोग एक तरीके से गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, और वहां पर वो नारेबाजी करते हैं, डिमांड करते हैं बहुत ही पीसफुल तरीके से। लेकिन इस तरीके से लोगों की गैदरिंग, इकट्ठा होना, नारेबाजी करना, ये काफी हद तक ब्रिटिशर्स को ये पावर देता है कि वो इंडियंस को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब किसी तरह की पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, घर बैठे बैठे आपको यहाँ पर सत्याग्रही बन के यहाँ सत्याग्रह ऑफर करना पड़ेगा। यानी आप घर पे बैठे बैठे सारी चीजों को बॉयकॉट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ब्रिटिश अथॉरिटीज है उसके साथ कॉपरेट करने से मना कर सकते हैं। यानी घर बैठकर आप इंडिविजुअल सत्याग्रह अपने लेवल पर करिए, और एक पॉइंट जब आएगा, जब एपिक्स लेवल पर सारी सिचुएशन पहुंच जाएगी, तब सारे के सारे इंडिविजुअल सत्याग्रही जो घर पर बैठे हैं उनको हम लोग एक नारा देंगे, दिल्ली चलो का, और फिर हम सब लोग दिल्ली की ओर मूव करेंगे, ऑब्वियसली अपनी पावर्स और अपनी अथॉरिटीज जो है उसको दिल्ली पर इस्टेब्लिश करने के लिए। तो सत्याग्रह इज नॉट अ न्यू, मतलब इतनी आसान चीज नहीं है, कोई भी ऐसे ही सत्याग्रह ऑफर नहीं कर सकता है। और इसी कारणवश यहाँ पे गांधी जी ने शुरू के कुछ लोगों को चुना इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को ऑफर करने के लिए, और उनमें से विनोबा भावे एक है। विनोबा भावे बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रह, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद बहुत सारे लीडर्स ने इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पर किया। ये सारी चीजें इस दौरान हो रही थी। इसी बीच जापान जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में एंटर हो जाता है। यहाँ पे
अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर टू में इसी कारणवश एंटर होता है। काफी लंबे समय तक यहाँ पे यूएस जो है वो एक तरीके से इस वर्ल्ड वॉर वन से भी काफी दूर रहा था और वर्ल्ड वॉर टू से भी वो काफी दूर रहा। लेकिन आगे चलकर आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक तरीके से जापान और अमेरिका जो है उसमें एक तरह का मतभेद होता है, जिसकी वजह से जापान भी इस वर्ल्ड वॉर टू में एंटर हो जाता है। नाउ वी ऑल नो, अगर इस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो अमेरिका आएगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो यू विल फाइंड चाइना एंड देन ऑब्वियसली इंडिया। तो आप एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यू विल सी दिस थिंग कि जापान की जो एंट्री है वो काफी हद तक ब्रिटिश अथॉरिटीज के अंडर जितनी भी कॉलोनीज थी उसके काफी ऑपोजिट है। मतलब एक तरीके से अगर जापान ने अपना वेस्ट साइड में एक्सपेंशन शुरू कर दिया और इंडिया किसी भी तरीके से इस वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जापान के एक्सपेंशन की तरफ भारत जो है वो किसी तरह का रेसिस्टेंस पैदा नहीं करेगा और एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा टेरिटरी जितनी भी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स की है वो धीरे धीरे करके जापान के अंडर चली जाएगी। अब अमेरिका इस चीज से बहुत ही हताश है और अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया जो है उसको इस वर्ल्ड वॉर टू में उतारा जाए। एंड इसी कारणवश आप यहाँ पे क्या देखोगे, यू विल फाइंड दिस थिंग कि जापान की एंट्री की वजह से ब्रिटेन के ऊपर एक तरीके से प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एंड अब यहाँ ब्रिटेन वापस से इंडिया के साथ, इंडिया के लीडर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार जो वो लेकर आ रहे हैं वो है हमारा क्रिप्स मिशन 1942 का। ये जो 1942 का क्रिप्स मिशन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे सर स्टेफर्ड क्रिप्स को देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ये जो क्रिप्स मिशन है ये इंडियंस को राजी करने के लिए था ताकि वो वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करें। नाउ लेट्स सी इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या हुआ। सबसे पहला पॉइंट जो इस क्रिप्स मिशन में आया वो था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ही मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस सिर्फ ऑन पेपर्स होगा। अगर इंडिया किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का पार्ट बनना चाहता है तो उसको बार बार ब्रिटिश क्राउन से पूछने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार की जाएगी। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑब्वियसली प्रोविंशियल असेंबली से आए हुए इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे जो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रोविंस है जो कि इंडियन डोमिनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वो यहाँ पे एक सेपरेट डोमिनियन के तौर पर डोमिनियन स्टेटस ले सकता है और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकता है। यही नहीं, ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटी सेक्शन है उनके राइट्स जो है उनको प्रिजर्व किया जा सके। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक इंडिया का जो डिफेंस है वो ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहेगा। भारत का जो गवर्नर जनरल है उन्हीं के हाथ में ब्रिटिश एक तरीके से इंडिया का डिफेंस रहेगा और उसको वो जहां इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। अब पहली बात डोमिनियन स्टेटस वाला पॉइंट, दूसरी बात सेपरेट डोमिनियन बनाने वाला पॉइंट। इसी वजह से कांग्रेस जो है इन दोनों पॉइंट्स की वजह से यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देता है। रही बात अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मुस्लिम लीग सेपरेट नेशन की मांग रखती है और एक तरीके से अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो काफी हद तक ये सेपरेट डोमिनियन पाकिस्तान बन सकता था इस पॉइंट के हिसाब से। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान को देखते हैं तो उस समय के दो तीन प्रोविंसीज से मिलकर आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान बनता है, जैसे कि बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये सारा एरिया मिलता है तब जाके पाकिस्तान तैयार होता है, यानी कि दो से तीन प्रोविंसीज मिलकर पाकिस्तान बनता है। अब जितना हद तक ये पर्टिकुलर पॉइंट पाकिस्तान के क्रिएशन में हेल्प कर रहा है उतना ही हद तक ये पर्टिकुलर पॉइंट पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन में भी हेल्प कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर पाकिस्तान इन तीनों प्रोविंसीज से मिलकर बन भी गया एज अ सेपरेट नेशन, क्या पता आगे चलकर बलूचिस्तान, सिंध या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इस पर्टिकुलर डोमिनियन का हिस्सा ना रहना चाहे और वो सेपरेट डोमिनियन बनना चाहे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट उस चीज को सपोर्ट करता है। दैट इज वाई मुस्लिम लीग जो है वो भी इस पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज वो पाकिस्तान नाम चाहती थी अब एज अ यूनियन विच इज नॉट फर्दर सेपरेटेबल और जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि क्रिप्स मिशन पूरा नहीं करता है। इसी वजह से ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो ब्रिटेन वापस लौट जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट की तैयारी करते हैं।